नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर विद शुभम में। तो जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो कि चैनल के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन कि हाँ, क्यों हम लोगों ने ये चैनल बनाया है। और क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, उसको एक मोटिव देने के लिए और सही दिशा देने के लिए हम लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं। तो वेरी फर्स्ट जो आज का आपका वो रहेगा, वो हम लोग केमिस्ट्री सॉरी साइंस क्लास 10th पे बात करेंगे, ठीक है। साइंस पे बेसिकली बात करेंगे और वो भी क्लास 10th में, ठीक है। तो पहला चैप्टर है, हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू कवर अप कर रहे हैं चीज़ों को। तो पहला चैप्टर है, उसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो क्या होती है रासायनिक अपक्रिया, क्या होती है समीकरण। पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। आई होप आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली रासायनिक समीकरण पे, ठीक है। अच्छा, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे इधर देखो, केवल और केवल देखते रहो बस, कुछ नहीं करना। अब क्रियाओं का शाब्दिक समीकरण इस प्रकार होगा, जैसे कि एक धातु है, तत्व है Mg मैग्नीशियम, ठीक है। उसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करानी है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ करानी है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और जूम करने की जरूरत है क्या, एक मिनट, ठीक है। आई होप आप क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तत्व है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, एक तत्व है मैग्नीशियम, ठीक है, जिसकी क्रिया किसके साथ करानी है, ऑक्सीजन के साथ करानी है। तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आई होप इस सभी पे हम लोग क्लास में अच्छे से बात कर चुके हैं, ठीक है। तो एक ये देखो, इसमें क्या है सीन, एक ये एरो लगा हुआ है, दिख रहा है, ये एरो के इस साइड के कहलाते हैं सभी उत्पाद, ठीक है। और एरो के इधर साइड के ये कहलाते हैं अभिकारक, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक को, और उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, इनको दर्शाने के लिए केमिस्ट्री में, साइंस में कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब वो चिन्ह कैसे कैसे हैं, जैसे अभी देख लो, अभी हम लोगों ने हिंदी वर्जन देख लिया ना इसका, साप्ताहिक वर्जन। तो साप्ताहिक वर्जन में क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखते कैसे हैं, देख लो। हम लोग अब बढ़ते हैं कि आखिर प्रॉपर तरीके से इसको लिखा कैसे जाए, ठीक है। तो हम लोग आगे पेज पे बढ़ते हैं और ये हम आ गए, ये देखो अगली हेडिंग है रासायनिक समीकरणों को लिखना, ठीक है। रासायनिक समीकरणों का लिखना, ओके। तो अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, तो देखो, अभी हम लोगों ने Mg क्या था, मैग्नीशियम देखा था पिछली वाली, उसमें क्या था, मैग्नीशियम की क्रिया हमने कराई ऑक्सीजन से, ठीक है, देख रहा है। तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सेम चीज बन रही थी, फिर से दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लूँ, आई होप अब तुम लोग सही से देख पाओ, ठीक है। ये मैग्नीशियम है, Mg है, और इसकी क्रिया ऑक्सीजन O2 के साथ। अब O2 चूंकि गैस है तो इसको O हम लोग नहीं लिखते इन जनरल, हम लोगों ने इसके साथ 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दैट इज फाइन। इसके साथ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, ठीक है। और बाकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, देख पा रहे हो, ये बनेगा अभिकारक। मतलब ये तुम्हारे इस साइड के एरो के इस साइड के अभिकारक रहेंगे और इस साइड के क्या रहेंगे बच्चे, इस साइड के तुम्हारे रहेगा उत्पाद। तो मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो क्या आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चे। क्योंकि ये सारी चीजें एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में दे रखी हैं, तो तुमसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्साइड के साथ कराते हैं, समीकरण सहित लिखिए या स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी बातें लिखनी होंगी, आई मीन रिएक्शन देना होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए अब देखो, संतुलित समीकरण मैंने तुम्हें बताया कि संतुलित समीकरण का सीन क्या है। दूसरी हेडिंग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं और सिलेबस मैंने तुम सभी को भेज रखा है। तो सबसे पढ़ने से पहले कोशिश किया करो सिलेबस एक बार देखने की, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं संतुलित समीकरण क्या है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम तो याद ही होगा, ठीक है। ये कहता है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में
ना तो द्रव्यमान बनता है, यानी कि द्रव्यमान में ना तो कुछ ऐड होता है और ना ही उसमें कुछ कमी होती है। जितना द्रव्यमान होता है, यानी कि एरो से पहले जितना, मान लो एरो से पहले 1 किलो था, तो आगे जो बनेगा वो भी 1 किलो बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना कि द्रव्य किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, तो अब उसका कारण क्या है? उसकी मतलब रिएक्शन की इसी विशेषता को देखते हुए क्या करते हैं हम लोग समीकरण, जो रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित करते हैं। उसमें संतुलन में क्या क्या देखते हैं, देखो जरा 1 मिनट। ठीक है, अब ये संतुलित कैसे करते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। संतुलित जैसे यहाँ पे लिया जिंक, जिंक का क्या होता है Zn। ठीक है, नीचे देख भी पा रहे हो इसका रासायनिक सूत्र के थ्रू लिया। अब सल्फ्यूरिक, जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई, यानी कि H2SO4 के साथ कराई है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है, ये है जिंक सल्फेट और ये है हाइड्रोजन। बस समझते जाओ, हम लोग सब चीजें देख लेंगे। ठीक है, डो नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये इतना इतना बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, 1 मिनट, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, अब ये देखो जिंक की क्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बने। अब देखो गौर करना, यहाँ पे Zn को देखो, 1 मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर लूंगा। ओके, ये रेड ले लिया। ठीक है, ये यहाँ पे Zn। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या, H2SO4। अब H यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे Zn कितने, 1, यहाँ पे भी Zn सिर्फ 1 है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? उसके बाद H2SO4 मतलब SO4 कितने हैं, वो है SO, ये रहा SO4 1 है, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि ये दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है। यहाँ पे भी समान है और यहाँ पे भी समान है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसमें तो भाई साहब सारी चीजें समान है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लो। देखो, ये हमने देख लिया दूसरा एग्जाम्पल, और इसको मैं करता हूँ जूम। 1 मिनट रुकना, इसको देखो। 1 मिनट किधर गया, ये रहा। ये देखो, अब हमने क्या किया, अगला Fe एक तत्व है जिसको फेरस, यानी कि हम लोग क्या कहते हो, लोहा कहते हो। ठीक है, Fe की क्रिया H2O से कराई, ये इंपोर्टेंट है। क्या बनेगा, Fe3O4, ये याद कर लो, Fe3O4 बना। ठीक है, अब Fe3O4 बना है, अब इसके साथ सीन क्या है कि और क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा हाइड्रोजन, यानी कि H2। अब सीन देखना, इधर Fe कितने हैं, इस साइड Fe है सिर्फ 1, देख पा रहे हो? ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, इधर जो Fe है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1, और इधर सीन क्या है, इधर देखो, इधर है Fe1 और इधर है Fe3, दिख रही? ये देखो, इधर है Fe1 और इधर कितना है, इधर है 3। अब चूंकि हमें बैलेंस करनी है, अब हम बैलेंस कैसे करेंगे, इधर Fe1 है, इधर Fe है 3। ठीक है, इधर H कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 2, तो चलो H तो बराबर है। ठीक है मामला। उसके बाद O इधर 1 है, इधर है 4। अब इसका मतलब है कुछ ना कुछ सिस्टम हमें सेट करना पड़ेगा। अब सेट कैसे करेंगे, देखो जरा। अब F इधर है 3, तो इधर भी हमें 3 करने हैं, तो इसके आगे हम 3 लगा दें, कोई दिक्कत, समझ रहे हो? इसके आगे हमने 3 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद H है 2, H को नहीं छेड़ सकते। अब H को छेड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमें O4 चाहिए, O4 चाहिए है। इसका मतलब है कि O4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 तुम्हें लगाने पड़ेंगे। ठीक है, लगा दिए। अब H कितने हो गए, H हो गए बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिए, क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना था। अब यहाँ पे मैंने 4 लगा दी। अब O कितने हो गए, ये 4। ठीक है, समझ पा रहे हो? जिसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करे, फिर उसके बाद कुछ खेलते हैं इस पे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने, अब ये O कितने हो गए, 4। ठीक है, और H कितने हैं, और जूम करने की जरूरत है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है।
अब यहाँ पे H है दो, कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 H हो गए, यहाँ पे तो 2 ही, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। अब ये जो हमने लगाया है अलग से एक्स्ट्रा जो लगाया है, अब देखो ये जो मैंने अलग से 3 लगाए, यहाँ पे 4 लगाए, यहाँ पे 4 लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि हमें इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को क्या करना था, बैलेंस करना था, यानी कि संतुलित करना था। तो इसी को कहते हैं समीकरण का संतुलित करना। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें, और तो कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग, ओके, ठीक है, ये हम लोग आगे बढ़ गए। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या इसमें देख रहे हैं। ठीक है, दोनों में बराबर हम लोगों ने कर ही लिए। एफ ही में इधर में हमने 4 लगाए, इधर 4 लगाए, ताकि बराबर ये हो सके। ठीक है, आई होप ये अभिक्रियाओं को संतुलित करना तुम लोगों को आ गया होगा। नहीं आया है तो दोबारा से पीछे वीडियो कर लेना और देख लेना। ठीक है, चलो एक चीज और देख लेते हैं बातों बातों में। ये देखो, भौतिक अवस्थाओं को कुछ संकेत भी होता है, जैसे कौन सा जो एलिमेंट हमने तत्व लिया है वो कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा तुम्हारा एक्वा है, और कौन सा तुम्हारा कैसा है, यानी लिक्विड सॉलिड है, एक्वा है, या कैसे कैसे सीन है, या कौन सा गैस है। ठीक है, इनको लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ये फेरस यानी कि लोहा कैसा है, सॉलिड है, हमने सॉलिड स्टेट में लिया। H2SO4 कैसा, अब H2O कैसा, ये हमने लिया गैस फॉर्म में, यानी कि जल वाष्प लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं लोहे के साथ वो क्रिया करेगा, लोहे के साथ जल वाष्प ही तो क्रिया करेगी ना, जैसे लोहा ऐसे ही बना रहने देता है, तो धीरे धीरे जल वाष्प जो होती है ना वो गैस होती है, तो वो क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो क्या बना, ये बना Fe3O4, और ये बना जो वो सॉलिड स्टेट में। ठीक है, किसमें, सॉलिड स्टेट में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किसमें, गैसीय अवस्था में, गैस में। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, कई बार जैसे कि दाब हो गया, तापमान हो गया अभिक्रिया में, या उत्प्रेरक हो गया, उस सभी को हम लोग एरो के ऊपर दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा है 340 एटीएम का इसमें दाब लग रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो, मैं और थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग देख पाओ। ठीक है, ये 340 एटीएम का यहाँ पे दाब लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये देखो एरो के ऊपर हम लोगों ने प्रकाश यानी कि इसमें आ रहा है, और क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है, उसकी मौजूदगी में हम लोग ये क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये एक्वा स्टेट में, ये लिक्विड में है, ये एक्वा में है, और ये भी एक्वा में है, ये लिक्विड। एक्वा का मतलब है जलीय। ठीक है, जिसमें जल मिला हो, जैसे आटा, आटा है ना, आटा में कुछ उसमें पाउडर सा है। ठीक है, और कुछ उसमें मैंने जल मिला दिया। ठीक है, या कोई भी वस्तु जो जल में हो। ठीक है, जिसमें जल हो, जलीय, जैसे कहते हैं ना, हाइड्रोजन है लेकिन कैसी है, मान लो, तो कहने का मतलब ऐसे है जिसमें जल मिला हो। ठीक है, उसको कहते हैं एक्वा स्टेट है उसके। ठीक है, जल नहीं है, मतलब एक होता है लिक्विड, एक होता है उसका एक्वा स्टेट। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग एक्वा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न है, इनको देख लो एक बार जरा। ठीक है, और ये तुम्हें तैयार करने हैं। ठीक है, देख के आराम से तैयार करोगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेमन को क्यों साफ किया जाता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखो। ऐसे सेम डिट्टो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, उसका समीकरण तुम्हें लिखना है जो संतुलित समीकरण हो। उसके बाद बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, उसका तुम्हें रासायनिक समीकरण लिखना है वही। ठीक है ना, मतलब Mg को मैग्नीशियम को Mg लिख रहे थे, या ऐसे करके जो लिख रहे थे, यानी कि इन सभी का तुम्हें रासायनिक समीकरण लिखना है। अब आ जाते हैं क्लोरियम, सोडियम जब जल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बनाता है, और हाइड्रोजन बनाता है। इसका रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, और निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उनकी अवस्थाओं के संकेतों द्वारा संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। जैसे जल में बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील, ठीक है, बेरियम सल्फेट का अपक्षेपण बनाते हैं। ये क्रिया तुम्हें लिखनी है। नहीं आ रही है, थोड़ा सा मेहनत करो, नेट पे जाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरह से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा।
अगला हम लोग देखते हैं बिना देर किए हुए, जिसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली अभिक्रिया जो इसमें देख पा रहे हैं हम लोग वो है संयोजन अभिक्रिया। सब संयोजन अभिक्रिया को एकदम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से हम लोगों को समझेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है। जैसे ये है बोझा चूना, दिख रहा है, बिना बोझा चूना, ठीक है, CaO, और ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और ये तुम्हें दिख रहा है जल, H2O लिक्विड स्टेट में। अब ये क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि बुझा हुआ चूना होता है, और इससे निकलेगी तुम्हारी हीट, ठीक है। तो जब बिना भिजे हुए चूना को तुम जल में डालोगे, जल में मिलाओगे, तो क्या बुझा हुआ चूना तुम्हें प्राप्त होगा, और साथ में ऊष्मा प्राप्त होता है। अरे वही कलई देखिए ना, जो घर में जिससे पोतते हैं, मतलब जो दीवार को पेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे, ठीक है। तो उसको जब जल में उगोते हो तो एकदम से गर्म गर्म निकलता है ना, हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो देखो, अब चूंकि ये दो तत्व मिलके, देख रहे हो, ये और ये दो भाई साहब मिलके एक चीज को बना रहे हैं, एरो के बाद एक चीज को इसको बना रहे हैं। इसीलिए अब देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो लोग मिलके, सिंपल सा समझो, एक नए लोग को बनाते हैं, नई चीज को बनाते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दैट इज फाइन, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। ये सारे कुछ और भी उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, और ये H2O हमें प्राप्त हो गया, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी का मतलब है जिसमें एरो के बाद ऊर्जा हमें प्राप्त हो, यानी कि पहले ऊर्जा इसमें छुपी हुई थी और अपक्रिया हमने कराई, एरो के बाद ये हमें ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त हो गई। तो छेपी का मतलब है जिसमें ऊर्जा छुपी हुई हो, यानी कि रिएक्शन के बाद उसमें ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, मिलेगी, निकलेगी, ठीक है। और ऊष्माशोषी का मतलब है कि हमें रिएक्शन को कराने के लिए ऊर्जा, अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसमें ऊर्जा लगती है, यानी कि इसीलिए उसको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने किस किस का संयोजन अभिक्रिया को देख लिया, ऊष्मा छेपी देख लिया, शोषी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया पे। तो हम लोग बिना देर किए चले चलते हैं वियोजन या अभिघटन अभिक्रिया। अब वियोजन का सिंपल सा समझो, इसमें क्या था, एक्स और वाई दो लोग मिलके क्या बना रहे थे, एक्स वाई, ठीक है। एरो के बाद ये लोग मिलके एक्स वाई बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब एक्स वाई जो कि एक तत्व है, ये एरो के बाद दो अलग अलग या दो से अधिक चीजों में टूट जाएगा, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजों में टूट जाएगा, इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग आ गए इस पे, ठीक है। ये देखो, ये फेरिक सल्फेट है, दिख रही है, FeSO4, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। तो इसमें ऊष्मा हमने दी, अब ऊष्मा दी है ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा छेपी, सॉरी ऊष्मा शोषी, क्योंकि इसमें ऊष्मा हमने दी है, और अगर प्राप्त होती है तो उसको हम लोग ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। फाइन, ओके। इसमें क्या बना, ये देखो, फेरस ऑक्साइड बना, Fe2O3, और S2O बना, ठीक है। और ये बना, ये हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये चूंकि एक तत्व था, वो कई दो या दो से अधिक चीजों में टूट गया, इसीलिए ये अभिक्रिया कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया है। फाइन, तो संयोजन सीख गए, वियोजन सीख गए, ठीक है। ये भी वियोजन अभिक्रिया है, देखो चूना पत्थर है ना, CaCO3, इसमें ऊष्मा हमने दी है, और ऊष्मा देने के बाद CaO, बुझा हुआ चूना हमको मिल गया, और CaO मिल गया, ठीक है। अब बिना बुझे हुए चूने की क्रिया जब जल के साथ कराते हैं तब भी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, और एक बुझा हुआ चूना ऐसे भी चूना पत्थर से भी हमें प्राप्त होता है, याद रखना प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आ गए इस पे, सेम चीजें दिख रही हैं, ये अपक्रिया है। एक मिनट जूम कर लो, ताकि आई होप तुम लोग सही से देख पाओ इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, NCERT तुम लोगों के पास है तो इसको देख लेना, नहीं तो चेकआउट कर लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक अपक्रिया है, इसमें एरो के ऊपर सनलाइट है, और ये इसमें टूटा और इसमें टूटा, ये भी वियोजन अपक्रिया है, ठीक है। अब देखो कौन सी अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, ठीक है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यूट्यूब पे टाइम थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वीडियो बड़ी ना बने, कि मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन डू नॉट वरी अबाउट इट, हम लोग आने वाले कुछ एक वीडियो में इनको सबको कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रश्न है कुछ, देखो तो जरा, हो रहा है कि नहीं, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है।
अब सफेद करने के लिए किसका प्रयोग करते हो? कलई, याद है ना? वो कलई के लिए अभी अभी कैसे बनाया था? तो उसका सबसे पहले क्या क्या करना है, उस पदार्थ का तुम्हें नाम लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। अब बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना, दोनों की तुम्हें सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। ऊपर में एक्स लिखें और एक्स के साथ जल के साथ क्रिया कराएं, ठीक है। और वही बिना बुझा हुआ चूने की क्रिया जल के साथ तुम्हें करानी है, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना तुम्हें प्राप्त होगा। फाइन, ओके, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। चलो, अब ये अपना दूसरा अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया, दो विस्थापन अपक्रिया, इनको देख लेते हैं। विस्थापन अपक्रिया क्या है, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम। देखो तो जरा, ये देखो, ये एक अपक्रिया है। Fe जो कि सॉलिड स्टेट में है, COSO4 के साथ जो कि एक्वा स्टेट में है, कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया हुई है तो क्या बना, आयरन सल्फेट FeSO4 बना और कॉपर इधर। अब देखो जरा, देखो तो Fe पहले यहाँ पे अकेला था, यानी कि इसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था, इसका साथ देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। अब हुआ क्या, इसके साथ क्रिया की तो इसका जो जोड़ा था कौन, SO4, ये दिख रहा है ये भाई साहब, इसको ये अपने साथ ले आया, ठीक है। ज्यादा हैंडसम दिखता है ना। तो Fe अपने SO4 अपनी सहूलियत के हिसाब से SO4 को अपने साथ ले आएगा और बेचारा कॉपर अकेला ही रह जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर कैसा रह गया, अकेला रह गया। और Fe किसके साथ भाग गया, Fe भाग गया SO4 के साथ। तो देखो, जिस क्रिया में एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपने पास छीन के ले आता है, यानी कि विस्थापन कर लेता है उसका, ठीक है, उसको वहां से हटा लेता है और अपने पास चिपका लेता है, उस अपक्रिया को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते। समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को यहीं से फिर से बैक करके देखना, ठीक है। सेम देखो, Zn है CO, अब ये CSO4 ये Zn अपने पास ले जाएगा, CO बेचारा अकेला रह जाएगा। ये देखो, ये बेचारे अकेले रह गए और ये अपनी जोड़ी कंप्लीट करके ले गए, ठीक है। इसमें भी देखो, पी भी देखो, और SCU, ये सारी तुम्हें आएंगी एग्जाम में, ऐसी पूछे जाएंगी, निम्न में से कौन सी विस्थापन अपक्रिया है, तो तुम्हें बतानी होगी कि विस्थापन अपक्रिया ऐसी ऐसी होती है, तो ये होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और इसके अलावा तुमसे मतलब 2 नंबर या 3 नंबर में भी, आई होप 3 नंबर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा। अब पीबी जो कि लेड है, लेड भी सेम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा, अपना जोड़ा बना लेगा और सीओ बेचारा अकेला रह जाएगा। सीओ की जिंदगी बहुत खराब है, समझ रहे हो? तो सीओ बेचारा। अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं दो विस्थापन। अभी हमने देखा सिर्फ विस्थापन एक ही बार हो रहा था, हर बार सीओ सीओ बेचारा अकेला रह रहा। हाँ ठीक है, अब जो विस्थापन अपक्रिया में देख लेते हैं जल्दी से फटाक से, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं उसके थ्रू हम, ये देखो, ठीक है। अब इसमें सीन क्या है, देखो एक मिनट देखो जरा, Na2 और SO4 जो कि एक्वा स्टेट में है, इसकी क्रिया कराए Ba यानी कि बेरियम क्लोराइड से, ठीक है। तो BaCl2 के साथ क्रिया कराए, क्या बना, बेरियम सल्फेट और NaCl। अब देखो, Na की जोड़ी थी SO4 से और Ba की जोड़ी थी Cl से, उल्टा हो गया। देखो, अब Na की जोड़ी हो जाएगी किसके साथ, Cl के साथ, दिख रही है। Na की जोड़ी होगी किसके साथ, Cl के साथ, और SO4 की जोड़ी होगी किसके साथ, Ba के साथ, यानी कि SO4 की जोड़ी होगी किसके, Ba के साथ, समझ रहे हैं? तो उसका स्पाउस उसने ले लिया, उसका स्पाउस उसने ले लिया, यानी कि इसमें जो आदान प्रदान हुआ है, जो अदला बदली हुई है, वो दोनों के साथ हुई है, इसीलिए ये अपक्रिया द्वय विस्थापन अपक्रिया कही जाती है। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहा? ठीक है, थैंक यू। एक लास्ट हेडिंग रह गई है अपने इस टॉपिक की, मतलब इम्पोर्टेंट हेडिंग, उसका क्या नाम है, एक मिनट, उसका नाम है अपचयन तथा उपचयन, ठीक है। अब अपचयन उपचयन का सीन क्या है, एक मिनट जूम कर लेता हूँ उसको। अब देखो, अपचयन उपचयन का सीन कुछ ऐसा है कि देखो, ये रहा। अब क्रिया करते समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसका अपचयन होता है, सॉरी उसका क्या होता है, उपचयन होता है, यानी कि वृद्धि होती है, ठीक है। और जब अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे जो चैप्टर 1 से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी, उनको हम लोग कवर अप कर चुके हैं थ्रू द, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग कवर अप कर चुके हैं, तो आई होप सारा का सारा क्लियर हो चुका होगा मैटर।
और अब हम लोग अगले टॉपिक पे जब भी आएंगे तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक यानी कि अगले चैप्टर पे बात करें। थैंक यू सो मच।